कॉन्टिनेंट के लिए अगर आप में इतनी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है और पॉलिटिकल सेंस है कि आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, तो एट द एंड हुआ क्या था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल पार्टीज एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेल हो गई थी। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के जो ड्राफ्ट था उसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज की जो एफर्ट्स थी वो फेल हो गई थी। अब एट द एंड क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सबको इंग्लैंड में इनवाइट किया। और इंग्लैंड में क्यों लोगों को इनवाइट किया गया? इंग्लैंड में इसलिए इनवाइट किया गया ताकि सब मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना सके बड़े सगीर पाको हिंद के लिए। अब जो फर्स्ट राउंड टेबल बच्चों कॉन्फ्रेंस थी, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर। 1 मिनट क्लास, 1 मिनट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो जिस तरह मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि एट द एंड मेरे बैठने ही नहीं, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे, उन मतलब जो लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया गया इंग्लैंड में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुई। 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुई और ये ख़त्म कब हुई? 19 जनवरी 1931 को ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड हुई। स्टार्ट कब हुई? 12 नवंबर 1930 को, और एंड कब हुई? 19 जनवरी 1931 को ये एंड हुई थी। और इस मतलब फर्स्ट राउंड टेबल मैम कॉन्फ्रेंस को जी जी मैम बुक में तो 1930 को लिखा हुआ कि एंड हुई थी। नहीं, बुक में गलत लिखा हुआ है, 1931 को एंड हुई थी। 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुई थी और 19 जनवरी 1931 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड हुई थी। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कौन कर रहा था? ये मतलब इसे हेड इसका कौन था उस टाइम पे? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड उस टाइम पे इस मीटिंग को, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कर रहे थे। तो अब मतलब ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें नेम रिपीट कर दें? इसका नेम है बच्चे जो नेम रिपीट कर दें? मैं करने लगी हूँ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, प्राइम मिनिस्टर जो था रैमसे मैकडोनाल्ड उसका नाम था, वो इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कर रहा था। तो अब मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया था, बट कांग्रेस रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से या उसमें शामिल होने से रिफ्यूज़ कर दिया था। और कांग्रेस का बेसिक पर्पस क्या था? क्यों कांग्रेस ने रिफ्यूज़ किया था? क्योंकि कांग्रेस का व्यू ये था, या कांग्रेस का आप कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नेहरू रिपोर्ट, जो कि कांग्रेस बहुत पहले 1928 में दे चुकी थी, तो नेहरू रिपोर्ट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड। तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू रिपोर्ट को बच्चे मेरे पास मैसेज ओपन नहीं हो रहे, आप जो भी मैसेज कर रहे हो मैं एंड पे देखूंगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू रिपोर्ट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, तो कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। अब एट द एंड मतलब जब ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, तो इसमें मतलब जो डिफरेंट डिसीजंस दिए गए थे, उसमें बच्चों एक ये था कि फेडरल सिस्टम जो है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, फेडरल सिस्टम को मतलब फेडरल सिस्टम को कंटिन्यू किया जाएगा, ये फेडरल सिस्टम बनाया जाएगा, मतलब जो कि तमाम जितने भी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के प्रोविंसेस हैं और जितने भी वहाँ पे स्टेट्स हैं, तो उन तमाम स्टेट्स और उन तमाम प्रोविंसेस में वो फेडरल सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। आपको फेडरल सिस्टम का पता है? क्लास किसी को भी अगर पता हो तो मुझे बताएं कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। तो मुझे बताएं कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। अब्दुल रहमान, आप बता दें फेडरल सिस्टम क्या होता है। हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत होती है इसमें।
बच्चे फेडरल, हाँ जी मुनीबा बताएं। मैम जिसमें गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक नेशनल गवर्नमेंट होती है और एक लोकल होती है, आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, फेडरल सिस्टम में ये नहीं होता जिस तरह अब्दुलरहमान में बताया कि हर सूबे की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, वो तो फिर बिल्कुल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन जाए ना। तो फेडरल सिस्टम जिस तरह मतलब अब हमारे पाकिस्तान में है, तो ये हमारा फेडरल सिस्टम है। मतलब एक आपकी फेडरल गवर्नमेंट होगी और आपकी कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो अलग अलग से होंगी, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी वो आपकी फेडरल की या फेडरेशन की इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब उस पर फेडरेशन की डिपेंडेंट होंगी, मतलब उस पर डिपेंड कर रही होंगी, उसके लॉज को उन्होंने एक्सेप्ट करना होगा, तो ये फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी बात ये कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और प्रोविंसेस को मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाए। अब पहले आप मुझे ये बताएं कि डायरकी सिस्टम क्या होता है, किसी बच्चे को कोई आइडिया? इमन आपको कुछ पता है इसके बारे में? इमन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चले, इमन को मेरा ख्याल है मूड नहीं है। बिलाल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अंबर आपको पता है कि डायरकी सिस्टम क्या होता है? चले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। ओके, तो डायरकी सिस्टम बच्चों वो सिस्टम होता है जिसमें मतलब टू अथॉरिटीज या टू मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज जो हैं जो रूल कर रही हूँ किसी एक जगह पे, ठीक है। तो प्रोविंसेस को आप देखो, या जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में बिफोर पार्टीशन किया था डिफरेंट स्टेट्स थी। मतलब जिस तरह स्टेट ऑफ हैदराबाद थी, ठीक है, इस तरह डिफरेंट कश्मीर की स्टेट थी, तो इस तरह डिफरेंट स्टेट्स थे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि प्रोविंसेस जो है वहाँ पे जो मतलब टू अथॉरिटीज़ की चूंकि गवर्नमेंट है, तो उन टू अथॉरिटीज़ की गवर्नमेंट को ख़त्म करके वहाँ पे प्रोविंसेस को मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब मैक्सिमम उन्हें फ्रीडम दी जाए। मतलब प्रोविंसेस या स्टेट्स जो हैं वो इस काबिल हों कि वो अपने डिसीजन जो हैं वो खुद ले सकें, ठीक है। इसके बाद मतलब जो दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि NWFP में जिस तरह मतलब मैंने आपको बताया था कि NWFP में चूँकि शुरू से एक बैकवर्ड एरिया कंसीडर किया जाता है, तो ये डिसाइड किया गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि प्रॉपर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है या वो NWFP के इलाके में इंट्रोड्यूस करवाई जाए और उसे प्रोविंस का स्टेटस दिया जाए। उसके बाद सिंध का जो बार बार मुसलमान डिमांड कर रहे थे कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस बात का डिसीजन लिया गया कि सिंध को मतलब अलग किया जाएगा बम्बई से, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है मतलब इकोनॉमिकली उसे किया जाए, कमेटी ऐसी बनाई जाए जो कि सिंध की फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करे और उसके बाद सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दिए गए थे, लेकिन एट द एंड जिससे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया था। तो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एंड हुआ 19 जनवरी 1931 को, जब एंड हुई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट। मतलब जब तक कांग्रेस जो है वो इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन या न्यू पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है उन्हें ड्राफ्ट किया जाए, उन्हें बनाया जाए। तो उसके बाद मतलब ये जो सजेशंस थी जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दी गई थी, ये तमाम सजेशंस ख़त्म हो गई, इनका एंड हो गया। और उसके बाद मतलब गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक एग्रीमेंट या आप कह सकते हो एक पैक्ट जो था वो कांग्रेस के साथ उनका पैक्ट साइन हुआ, जिसे हम गांधी आयरविन पैक्ट भी बोलते हैं। और इस पैक्ट का बेसिक पर्पस ये था, इस पैक्ट का पर्पस बच्चों ये था कि कांग्रेस को ताकि एक एग्रीमेंट साइन हो जाए बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस लीडरशिप, और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की जो पॉलिटिकल पार्टी है या कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे। अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में। तो उसका रिजल्ट बच्चों ये निकला था कि ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के गवर्नमेंट की जो फोर्सेस थी उनकी तरफ से
कांग्रेस की लीडरशिप को, कांग्रेस के वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और उनके खिलाफ मतलब आप कह सकते हो कि डिफरेंट चार्जेस जो थे वो उन पे मतलब अप्लाई कर दिए गए थे। लेकिन जब मैम आवाज मैम नहीं आ आवाज रही, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आपकी आवाज। मैम आपकी आवाज मैम नहीं आपकी आ आवाज नहीं आ रही। साइन हुआ जिसका ये ब्रिटिश आ रही है या अभी नहीं आ रही आपकी रही। आवाज मुझे? मैम अभी नहीं, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही। बच्चों आप मेरी आवाज आ रही है या अभी नहीं आ रही? अब मैम आ आ रही रही है। है। मैम अब आ रही है। कर रहे ओके जिधर ओके अरेस्ट कर दिए तो उसके आगे। ओके, मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, जिससे मैं आपको ये बता रही थी कि जब कांग्रेस की तरफ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट की गई, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसरॉय ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट ने ये डिसीजन लिया था कि उन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिए गए और डिफरेंट चार्जेस उन पे अप्लाई कर दिए गए थे। लेकिन जब गांधी आयरन पैक्ट साइन हुआ तो उसके बाद मतलब डिफरेंट कंडीशंस थी जो कि दोनों पार्टीज की तरफ से दी गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी और कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से भी। अब जो ब्रिटिश की तरफ से मतलब इस एग्रीमेंट की जो दो कंडीशंस थी वो ये थी कि सबसे पहली कंडीशन ये थी कि कांग्रेस अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करे, मतलब सिविल नाफरमानी की तहरीक कांग्रेस ने स्टार्ट की हुई थी, कांग्रेस उस मूवमेंट को ख़त्म करे। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि कांग्रेस वुड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करे, कांग्रेस की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो वहाँ पे मतलब जाए और इंग्लैंड में जाए और उन्हें उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में पार्टिसिपेट करे। उसके बाद जो कांग्रेस की तरफ से कंडीशंस जो दी गई थी वो ये थी कि कांग्रेस ने अगेंस्ट जितने भी, मैंने आपको बताया कि चार्जेस जो अप्लाई किए गए थे, ये जितने भी ऑर्डिनेंस इश्यूज थे वो तमाम ख़त्म किए जाएं, विड्रॉ किए जाएं और कांग्रेस के जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उन लोगों को और जो लोग मतलब इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, तो उन तमाम लोगों को रिलीज़ किया जाए। तो ये डिफरेंट मतलब दोनों पार्टीज़ की तरफ से भी, ब्रिटिश की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी डिफरेंट कंडीशंस थी जिनकी बेस पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 को ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ था। उसके बाद सेकंड राउंड के बाद जब ये मतलब एग्रीमेंट साइन हो गया, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे की कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद सेकंड मैम राउंड डेट टेबल रिपीट कर दे। मैम डेट रिपीट कर दे। ओके ओके, एग्रीमेंट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई थी। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिस तरह मतलब मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस भी इस मतलब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में ज्वाइन कर रही थी, मतलब इसे अटेंड कर रही थी, लेकिन इसमें भी कांग्रेस का जो बिहेवियर था वो बिहेवियर सेम था। मतलब कांग्रेस जो थी उन एक मिनट बच्चों, कांग्रेस ने मतलब दोबारा से अपनी नेहरू रिपोर्ट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इम्प्लीमेंट करने का मुतालबा कर दिया था, उन्होंने डिमांड कर दी थी। लेकिन जो दूसरी बात मतलब कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से ये की गई थी वो ये थी कि कांग्रेस इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कांग्रेस उन सबकी रिप्रेजेंटेटिव, या आप उर्दू में ये भी कह सकते हो कि वाहिद नुमाइंदा जमात है। अब जब ये कांग्रेस की तरफ से मतलब ये स्टेटमेंट दी गई थी, ठीक है, कि कांग्रेस सोल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है एक बात, और दूसरी बात ये कि नेहरू रिपोर्ट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की माइनॉरिटीज़ थी उन्होंने गांधी के इस डिमांड को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया।
तो अब यहाँ से मतलब फिर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उसकी तरफ से फिर मतलब एक वार्निंग दी गई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या जितने भी लोग जो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे उनकी तरफ से उन सबको वार्निंग दी गई। लेकिन मतलब कांग्रेस की लीडरशिप का बिहेवियर सेम था। उन्होंने एक मिनट बच्चों, उन्होंने मतलब गवर्नमेंट की या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की इस वार्निंग को इतना सीरियस नहीं लिया और मतलब उनके जो डिमांड थी, कांग्रेस की जो डिमांड थी वो अपनी डिमांड पे उसी तरह से कायम रहे कि नेहरू रिपोर्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट बनाया जाए। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो है वो वाहिद नुमाइंदा जमात है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के तमाम लोगों की। अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान जो थे वो उस टाइम पे टोटली कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि अगर नेहरू रिपोर्ट को इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता तो इसका रिजल्ट क्या निकलना था? इसका रिजल्ट ये निकलना था कि मुसलमानों ने कभी भी, शायद आप कह सकते हो कि मुसलमान जो है वो एक अपनी सॉवरेन स्टेट जो थे ना बना सकते या एक अपना अलग से मुल्क ना बना सकते। ये शायद आप ये भी कह सकते हो कि मुसलमानों के साथ बहुत बुरा बिहेवियर जो था वो अडॉप्ट किया जाना था। तो इसलिए मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग भी आप कह सकते हो कि उन्होंने कांग्रेस की इस डिमांड को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। अब मतलब जो पॉइंट्स दिए गए थे या जो सजेशन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दी गई थी वो उन्हें हम कम्युनल, एक मिनट, हाँ जी सना, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैं ओके ओके ओके। तो मतलब जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी जब अपने इश्यूज को सॉल्व करने में फेल हो गई, तो उसके बाद ब्रिटिश की तरफ से जो प्रपोजल्स दिए गए आफ्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट सजेशंस जो दी गई थी उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। तो उनमें मतलब उन डिफरेंट सजेशंस में जो इम्पोर्टेंट सजेशंस थी वो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन थी जो जिसके लिए मुसलमान शुरू से एफर्ट्स कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों को या ऑल माइनॉरिटीज ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट तमाम माइनॉरिटीज को ये राइट दे दिया गया कि तमाम माइनॉरिटीज जो हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का राइट है। उसके बाद दूसरी बात ये, जो दूसरा पॉइंट इस कम्युनल अवार्ड में ऐड किया गया। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा हम मतलब जनरली बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि हिंदूज को कितनी कास्ट में डिवाइड किया जाता है? यस मैम, 4 कास्ट। 4 कास्ट। ओके, जो तो उनकी सबकी सबसे ऊपर वाली कास्ट है उसका नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। हाँ जी, और जो सबसे नीचे वाली है? शूद्र। तो आपको पता है कि हाँ जी शूदर है, ठीक है। तो आपको पता है कि शूदर को ब्राह्मण जो है वो कैसे मतलब ट्रीट करते हैं? कुछ पता है आपको उसके बारे में? मैम उनके बारे में ये कहा जाता है भी अगर वो शूद्र जो है ब्राह्मणों की आवाज भी सुन लेते थे तो उनके कानों में सीता पिघला के डाला जाता था। हाँ जी, तो मतलब आप लोग ये देखो कि हिंदू मतलब हिंदू नेशन जो है, ठीक है, उस नेशन उनकी अपनी कौम में ही, उनकी अपनी नेशन में ही इतनी ज़्यादा डिवीजन्स हैं कि उनकी जो सबसे लोअर कास्ट है उसे उनकी अपर कास्ट वाले लोग अपने बराबर का ही नहीं समझते, अपने मतलब इक्वल स्टेटस देने पे एग्री ही नहीं होते। तो अब कम्युनल अवार्ड में चूंकि अब ब्रिटिश यहाँ पे आ चुके थे, वो यहाँ पे रह रहे थे, उन्हें यहाँ के तमाम सिस्टम्स का पता था कि मतलब कास्ट सिस्टम यहाँ पे क्या है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में। तो ब्रिटिश ने उस टाइम पे मतलब कम्युनल अवार्ड में जो सबसे नीचे वाले जो हिंदुओं की ज़ात थी, शूदर जिसे आप कह रहे हो, ठीक है, उन्हें एज अ माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, और उन्हें भी मतलब स्पेशल स्टेटस दिया गया जो कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की तमाम माइनॉरिटीज़ को दिया गया था। तो इस तरह मतलब अब ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट वो भी मतलब टोटली रिफ्यूज़ कर दिया गया था। एक मिनट क्लास, मेरी ना डिपार्टमेंट से कॉल आ रही है, सिर्फ एक मिनट। ओके, तो अब हिंदूज की मतलब जो अपनी थी
ओके, हिंदूज की मतलब जो एक अपनी कास्ट थी उसे भी माइनॉरिटीज का स्टेटस दे दिया गया। उसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल था वो ये था कि प्रिंसिपल ऑफ वेटेज था। अब प्रिंसिपल ऑफ वेटेज का किसी को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ वेटेज क्या होता है? किसी बच्चे को कुछ भी पता हो? क्लास थोड़ा सा तो पार्टिसिपेट कर ले। ओके, मैं बता देती हूँ कि जो मतलब मुस्लिम्स माइनॉरिटी एरियाज थे वहाँ पे मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। ठीक है, डिफरेंट सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी गई कोटा सिस्टम की बेस पे। कोटा सिस्टम को हम प्रिंसिपल ऑफ वेटेज भी बोलते हैं। तो जो जहाँ जिन वो तमाम इलाके जहाँ पे मुसलमान बहुत कम तादाद में थे वहाँ पे मुसलमानों के लिए स्पेशल सीट्स जो थी वो फिक्स कर दी गई। कोटा सिस्टम बना दिया गया कि इन सीट्स पे सिर्फ मुसलमान ही आ सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट था वो पॉइंट मुसलमानों के अगेंस्ट जा रहा था। वो ये था कि जिन इलाकों में मुसलमान मेजोरिटी में थे, स्पेशली बंगाल एंड पंजाब, तो वहाँ पे मुसलमानों को भी माइनॉरिटीज़ की सीट्स दे दी गई। तो यहाँ से मुसलमानों को नुकसान हुआ। अदरवाइज जो बाकी 3 पॉइंट्स थे वो तीनों पॉइंट्स मुसलमानों को फेवर कर रहे थे। अब जब ये कम्युनल अवार्ड की जो सजेशंस थी ये सामने आई और इन्हें मतलब पब्लिश किया गया, तो उस टाइम पे कांग्रेस ने फिर इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। और बेसिक मतलब उनका पर्पस क्या था, क्यों कांग्रेस ने फिर इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ किया? क्योंकि एक तो मुसलमानों को जो सेपरेट या इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की तमाम माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का राइट मिल रहा था। एक तो हिंदू शुरू से मतलब कांग्रेस की लीडरशिप उस पॉइंट के अगेंस्ट थी। दूसरी बात ये कि हिंदूज की जो अपनी अनटचेबल पीपल थे, ये जो उनकी अपनी को शूदर कास्ट जो थी उसे भी माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो वहाँ से भी हिंदूज को था, कांग्रेस को ये फील हो रहा था कि हमारे अपने मतलब हिंदूज में ही डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, ये हमारे वोट्स को कम किया जा रहा है। तो इस वजह से कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कांग्रेस की जो लीडरशिप थी और जो अनटचेबल हिंदूज थे, मतलब जो जिन्हें माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया था, उनके लीडर में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। और उस एग्रीमेंट में कांग्रेस की लीडरशिप ने अनटचेबल क्लास को अपनी मतलब पॉलिटिकल पार्टी में सीट्स देने का प्रॉमिस किया, जिसके बाद मतलब कि जो स्टेटस था, जो कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था अनटचेबल क्लास को, तो उस स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया। अब एट द एंड मतलब इस तरह अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी। अब उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, लेकिन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप कह सकते हो कि उसमें बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसकी वजह क्या थी कि कांग्रेस दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे चली गई थी और कांग्रेस ने दोबारा से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया था। दूसरी तरफ मतलब अगर हम लोग देखें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी कांग्रेस की बिहेवियर से मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो चुके थे और कांग्रेस की बिहेवियर की वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उनके नज़दीक पूरा जब तक मतलब हिंदूज का जो बिहेवियर था वो ऐसा ही रहता, तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का कोई भी पर्पस नहीं था, बल्कि इस ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये यूजलेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इस तरह थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी मतलब आप कह सकते हो कि उसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट्स के जो लीडर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब एट द एंड मतलब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के जितने भी पॉइंट्स थे, ये जितने भी सजेशंस थे जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो सजेशंस थी, उन तमाम सजेशंस को इकट्ठा करके एक मतलब एक्ट बनाया गया जिसे हम वाइट पेपर एक्ट भी बोलते हैं और एक्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और वो एक्ट मतलब ब्रिटिश की तरफ से ही बनाया गया था और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही उसे एक मिनट बच्चे मेरा खिलाफ और फिर ब्रिटिश की तरफ से मतलब जो सजेशंस दी गई थी उनकी बेस पे ही एक वाइट पेपर एक्ट बनाया गया और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही उस पर डिफरेंट डिबेट्स हुई। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से उसे ओके कर दिया गया, मतलब कि आप कह सकते हो कि उस बिल को पास कर दिया गया, तो उसके बाद ब्रिटिश किंग ने उस पर साइन करके उसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसे हम वाइट पेपर एक्ट भी बोलते हैं और एक्ट ऑफ इंडिया 1935 भी कहा जाता है। तो एट द एंड मतलब जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में
कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, जो या पॉलिटिकल रिफॉर्म जो थी वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इम्प्लीमेंट की गई, वो ब्रिटिश की तरफ से ही बनाई गई थी। उसमें इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी रोल नहीं था। क्लास 1 मिनट में आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। सिर्फ 1 मिनट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम कहाँ गई है? मीटिंग लेफ्ट कर। पढ़ाई क्या आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रही है आप लोगों को मेरी? आया समझ? मैम समझ आ रही है। आ रही है। ओके, तो मैं अब आपसे थोड़ा थोड़ा पूछ लूँ, थोड़ा थोड़ा। मैम यस मैम। ओके हाँ मैम। जी। मैम डायरकी और फेडरल सिस्टम को रिपीट कर दें। फेडरल सिस्टम में बच्चों जिस तरह मतलब अब हमारा मतलब इसकी एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान की देती हूँ। 1 मिनट। जिस तरह मतलब हमारा पाकिस्तान है, आप लोग तो पाकिस्तान में आप लोग ये देखो कि पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट किसकी है? पीटीआई की गवर्नमेंट है, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स में जाए बगैर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ पे पीटीआई की है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की प्रोविंसेस है, तो उसमें अगर आप लोग सिंध की प्रोविंस को देखो तो सिंध में किसकी गवर्नमेंट है? सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो अब यहाँ से आप लोग देखो कि एक बिल्कुल टू ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है, लेकिन चूंकि यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेशक पीपल्स पार्टी की है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के ये फेडरेशन में ये होता है बच्चों के डिफरेंट लॉज होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ये भी आसान वर्ड्स में कह सकते हो। तो जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉज बनाए जाते हैं, तो जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, चाहे कितना ही उनका एक दूसरे के साथ जिस तरह मतलब अब आप लोग देख सकते हो कि कितने एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात क्यों ना हो, लेकिन उन लॉज को या उन प्रिंसिपल्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने एक्सेप्ट करना होता है, उनके मतलब उन्हें मानना होता है। तो इसी तरह मतलब फेडरेशन आप इसे कहते हो कि जिसमें एक हायर अथॉरिटी हो और उसके अंडर मतलब तमाम प्रोविंसेस ने काम करना हो। इसके अलावा डायरकी सिस्टम में बच्चों ये होता है कि मतलब 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज की गवर्नमेंट होती है। मतलब जिस तरह बिफोर पार्टीशन आप लोग देखो 1947 से पहले अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मतलब 2 अथॉरिटीज जिस तरह मतलब डिफरेंट स्टेट्स थी। अब जो स्टेट्स जिसमें मतलब मैंने आपको पहले हैदराबाद दक्कन की एग्जांपल दी है, तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ो बिफोर पार्टीशन से पहले का अगर मतलब सारा आप लोग इरा पढ़ो, तो कुछ ऐसी स्टेट्स थे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जो मतलब बिल्कुल आज़ाद थी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, ठीक है, जहाँ पे जो वहाँ के नवाब होते थे, जो राजे महाराजे होते थे। जिस तरह मतलब अब हमारे पास बहावलपुर की स्टेट है, तो ये बहावलपुर भी एक डिफरेंट स्टेट थी, एक स्टेट थी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की। तो अब वहाँ पे उस टाइम पे जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, तो क्या होता था कि यहाँ पे 2 अथॉरिटीज मतलब रूल करती थी। ये नहीं होता था कि एक ही किसी ने रूल करना है, बल्कि 2 अथॉरिटीज यहाँ पे रूल करती थी। तो इस प्रिंसिपल को ख़त्म किया गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि 2 अथॉरिटीज़ की जो गवर्नमेंट है उसे ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि एक ही अथॉरिटी जो है वो तमाम स्टेट्स में या तमाम प्रोविंसेस में रूल करे।
मतलब डिफरेंट लोग वहाँ पे रूल ना करें, सिर्फ एक ही अथॉरिटी हो जो वहाँ पे रूल करे। मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो या इंडो पाकिस्तान वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे रूल करे, डिफरेंट अथॉरिटीज वहाँ पे रूल ना करें। अब क्लियर हुआ है शर्मिना आपको? यस मैम। मैम पूना एग्रीमेंट किन के दरमियान साइन हुआ? पूना एग्रीमेंट बच्चों जो अनटचेबल क्लास ऑफ हिंदूज थे, मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि शूदर जो मतलब लोअर क्लास थी हिंदूज की, उनके दरमियान, और जो कांग्रेस या आप कह सकते हो कि अपर क्लास जो थी उनके दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये एग्रीमेंट इसलिए साइन हुआ था क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एंड पे जो ब्रिटिश की तरफ से सजेशन दी गई थी उसमें अनटचेबल हिंदूज को या लोअर क्लास के जो हिंदूज थे उन्हें एज अ माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया था। तो अब यहाँ से मतलब जो कांग्रेस की लीडरशिप थी उन्हें ये फील हो रहा था कि हिंदूज चूँकि चाहे लोअर क्लास थे लेकिन थे तो फिर भी हिंदूज, तो मतलब उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में उन्हें उनकी सपोर्ट चाहिए थी। तो इसलिए मतलब कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश के इस पॉइंट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया था और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास ऑफ हिंदूज। और इसमें मतलब जो लोअर क्लास के जो लीडर्स थे उन्हें कांग्रेस की सीट्स दी गई थी, और सीट्स मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दी गई थी, एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया था कि 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसके लिए हम अनटचेबल क्लास के जो लीडर्स हैं उन्हें सीट्स दे रहे हैं कांग्रेस में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में। ओके मैम। कोई और क्वेश्चन बच्चों जो आपने पूछना हो, जो ना समझ आई हो? मुजम्मिल ज़रा मतलब हाँ जी, मुजम्मिल मेरा ख्याल अपना माइक अनम्यूट कर नहीं, अभी तक नहीं किया। मुजम्मिल आप अपना माइक ऑन करें। यस मैम। तो अब आप मुझे, एक मिनट मेरा गला ही खराब हो जाता है बार बार। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको मतलब ये जितना भी हमने पढ़ा है अब तक, तो आप फर्स्ट क्लास से हो, मतलब आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो? यस मैम। ओके, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें। चले जो आज पढ़े उसके बारे में बता दें। क्लास मतलब चले मुकम्मल है तो मेरा ख्याल है क्लास ही छोड़ दी है, नहीं है क्लास में, मेरा खैर है। हाँ जी इनामुल्लाह, आप जरा अपना माइक, बस मैं अभी आपकी क्लास से जा रही हूँ, मैं क्लास ख़त्म करने लगी हूँ 2 मिनट तक, 11:40 पे आप अपनी क्लास एंड कर देंगे। इनाम आप माइक अपना अनम्यूट करें, माइक ऑन करें अपना। अच्छा आप मुझे ये बताएं आज हमने जो पढ़ा है इसमें क्या आपको समझ आई, थोड़ा सा मुझे बता दें। एक टूल हाँ जी बोले मैम। आज हमने राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस पढ़ी हैं, 3 हुई थी वो। हाँ फर्स्ट सेकंड है। तो एट द एंड मतलब क्या इसका आपको लगता है कि मतलब एंड पे क्या हुआ था या कैसे ख़त्म हुआ था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पर? एट द एंड ये तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जो रिफॉर्म्स थी वो तमाम को मिक्स करके। ओके चले ठीक है, थैंक यू। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैम थर्ड राउंड टेबल कब हुई थी? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बच्चों 17 नवंबर 1932 को हुई थी। और ये वो मतलब आप कह सकते हो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसका बहुत कम टाइम पीरियड था, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो अटेंडेंट्स थे, मतलब जिन्होंने इसे अटेंड किया था, वो भी बहुत कम थे, मतलब बहुत थोड़े थे। मैम सेकंड राउंड टेबल जो थी कॉन्फ्रेंस वो कब खत्म हुई थी? सेकंड राउंड टेबल इंग्लिश में कैसे करना है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट नहीं दी हुई बच्चे, मैंने लिखी थी, एक मिनट, वो आपको मैं चेक करके बताती हूँ। और स्टार्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, 16 अगस्त 1932 को मतलब जब कम्युनल अवार्ड दिया गया था तो उसके उस टाइम पे मतलब वो ख़त्म हुई थी, 16 अगस्त 1932 को।
और स्टार्ट 7 सितंबर 1931 में हुई थी ना? हाँ जी 1931। मैम बुक में तो लिखा है 1 दिसंबर को एंड हुई थी। आपके पास कौन सी बुक है? मैम वही जो आपने दी थी उसमें वो देखिए ना, जो रैमसे मैकडॉनल्ड्स वार्निंग उस टॉपिक में लिखी हुई है लास्ट लाइन। सॉरी बच्चों, मैंने आपको कम्युनल अवार्ड की डेट बता दी है। चलो मैम, मेरा भी दिमाग खराब हुआ बेटा। हाँ जी 1 दिसंबर 1931 को एंड हुई थी। 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुई थी और 1 दिसंबर 1931 को एंड हुई थी। और उसके बाद मतलब जो प्रपोजल्स दिए गए थे कम्युनल अवार्ड के, वो 16 अगस्त 1932 को दिए गए थे। क्लास में शायद आपकी क्लास में ये बात रिपीट की हो कि मुझे डेट्स जो है ना वो याद नहीं रहती, बहुत कम डेट्स हैं। अब मैं नोट्स कौन से आपके साथ शेयर करूं? अच्छा बच्चों, दूसरी बात ये कि आपके क्लास फेलोज को इशू है कि आप लोगों ने इंग्लिश में पाकिस्तान स्टडीज़ को कैसे करना है। आप सबको भी इशू है या कुछ बच्चों को इशू है? तो मैम इशू तो नहीं है। मैम पहले उर्दू में पढ़ाना। नहीं, मैंने भी उर्दू में पढ़ी थी ना, कुछ नहीं होता। खैर है, अगर आपने उर्दू में पढ़ा तो मैम ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मारिया माशाल्लाह कितनी अच्छी बच्ची है। अच्छा पहले तो Thank you, सबसे ma'am. पहले आपकी जीआर या सीआर